एक्सक्यूज मी, आप में से राजेश कौन है? विकी ज़ेरे लब बोला। राजेश? राजेश तो कोई भी नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा सॉरी, फिर परेशानी का मुजाहिरा करते हुए इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त मेरी नजर कांता पर पड़ी। वो लपक कर मेरे पास आई और इससे पहले कि मैं उसे किसी भी किस्म का इशारा करता, वो बिफरे हुए अंदाज में उन दोनों से मुखातिब हुई। अब करो बकवास, अब कहो क्या कह रहे थे। लम्हे भर को दोनों नौजवानों का रंग उड़ गया। विकी तो बहुत ज्यादा हरासा हो गया था, मगर दूसरा फौरन ही संभल कर बोला, आप हमसे कुछ कह रही हैं? कांता दांत पीस कर बोली, हाँ तुझी से कह रही हूँ। कह रहा था अकेली है, घर से भागी हुई लगती है, इसे उठा ले चलो। कांता शदीद गुस्से में थी, मगर उसने अपनी आवाज भींची ही रखी थी। मुझे कांता पर गुस्सा आया। हम इस सूरत हाल में किसी भी किस्म का हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो खामखा जज्बाती हुई जा रही थी। नौजवान भी बिफर कर बोला, जरा तमीज से और जबान संभाल कर बात करो देवी जी, मैं किसी भटियारे का बेटा नहीं हूँ। तुझे उठाना चाहूंगा तो उठा भी लूंगा, समझी? मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। मैंने नौजवान के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज लाउंज के दूसरे सिरे तक गई होगी। थप्पड़ खाने वाला लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हटा। विकी ने उसे सहारा देकर गिरने से बचाया। मैंने गुर्राहट आमेज लहजे में कहा, तू क्या समझता है मैं किसी भटियारे का बेटा हूँ? तू मेरे सामने मेरी ही बीवी को उठाने की बात करता है। उठाना तो दूर की बात है, तू उसे हाथ भी लगा कर दिखा। मैंने आगे बढ़कर फिर उसका गिरबान पकड़ लिया। विकी घबरा कर बोला, प्लीज मेरी बात सुनिए, इसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मैंने विकी को धकेल कर पीछे हटाया और दूसरे नौजवान को एक थप्पड़ और रसीद कर दिया। वो दोबारा लड़खड़ा कर रह गया। वो खासा जानदार आदमी था, वरना मेरे इतने भरपूर थप्पड़ खाने के बाद कम ही लोग अपने पैरों पर खड़े रहते थे। देखते ही देखते वहां मजमा लग गया। कांता चीख चीख कर लोगों को बताने लगी कि वो उसके साथ बहुत फौश और घटिया गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान हो या भारत, लोगों की हमदर्दियां उमूमन खवातीन के साथ होती हैं। फिर मुझे हाथ पैर चलाने की जरूरत न पड़ी। लोग उन दोनों पर टूट पड़े, जिनमें सिख पेश थे। फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस वाले भी उधर मुतवज्जे हो गए। मैंने कांता से कहा, तुम बाहर निकलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। कांता तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने भी फुर्ती से सामान उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। उस वक्त हर शख्स हंगामे की तरफ मुतवज्जे था, इसलिए किसी ने भी मुझ पर और कांता पर ध्यान न दिया। कांता बहुत मुस्तरिब लग रही थी। मैंने उसके नजदीक पहुंचकर कहा, जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो। पुश्त से एक मानूस आवाज सुनाई दी, इतनी जल्दी मत करो। मैं चौंक कर पलटा तो हैरान रह गया। वहां एहसान खड़ा था। मैंने हैरत से कहा, तुम? एहसान ने कहा, आओ, बाकी बातें गाड़ी में होंगी। अगर मुझे दोस्त समझते हो और मुझ पर एतमाद करते हो तो आ जाओ। मैं इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने लम्हे भर में फैसला कर लिया कि फौरी तौर पर मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने कांता से कहा, आओ कांता, यहाँ से तो निकलो। पार्किंग लॉट में स्याह रंग की क्रेसिडा मौजूद थी। न जाने उसे बड़ी गाड़ियां रखने का शौक क्यों हो गया था। मैं इत्मीनान के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गया। सामान मैंने डिक्की में रखने की बजाय पिछली सीट पर कांता के पास रख दिया। हमारे बैठते ही गाड़ी का इंजन गुर्राया और वो सुबुक खुरामी से आगे बढ़ी। एहसान ने हंसकर कहा, अब बताओ ये क्या चक्कर था? मैंने कहा, कोई खास नहीं, दो लड़कों ने कांता के साथ बेहुदगी की थी। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो बोला, मैं एक दोस्त को सी ऑफ करने आया था, अचानक तुम पर नजर पड़ गई। कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, शिमला में कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। वो एकदम अफसरदा हो गया। बोला, कामरान, तुम मुझे भी दुश्मन समझ रहे हो जो मुझसे राजदारी बरत रहे हो? तुम शिमला जाकर आराम करने वालों में से तो नहीं हो? मैंने कहा, मैं वाकई शिमला। एहसान ने मेरी बात काट दी, कामरान प्लीज, तुम्हें अगर गाड़ी की जरूरत है तो ये गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, हो सके तो मुझे स्टेशन पर छोड़ दो। एहसान ने कहा, ठीक है। उसने गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। उसके बाद हम में से कोई भी कुछ न बोला। खामोशी से उकता कर एहसान ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। गाड़ी में गाने की आवाज गूंज उठी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। एहसान मुसलसल गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था और गाड़ी की स्पीडोमीटर की सुई 150 किलोमीटर फी घंटा के हिंसे को भी क्रॉस कर रही थी। मैंने हंसकर कहा, ओ भाई, इतनी तेज रफ्तारी मत दिखाओ। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो न दीप जलेंगे न दिल। एहसान ने रफ्तार कम कर दी। मैंने कहा, वैसे गुस्से में तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। मैं हंसा, फिर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हर वक्त गुस्से में ही रहा करो। मैं उसे मनाना चाह रहा था। उसने आखिर मेरी खातिर अपनी जान की बाजी लगाई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराने लगा और फिर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो कामरान। मैंने खुशगवार मूड में कहा, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि मैंने आपसे किस चीज की जिद की? एहसान संजीदा हो गया। बोला, छोड़ो इन बातों को, जहां भी रहो खुश रहो, मगर टेलीफोन पर मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहूंगा। मैंने कहा, मैं पहली फुर्सत में तुमसे राब्ता करूंगा। फिर गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। एहसान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया।
बोला विश यू ऑल द बेस्ट कामरान। मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया, कहा अल्लाह हाफिज। एहसान ने जेब में हाथ डाला और बड़े बड़े कुछ नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। बोला इनकार मत करना कामरान, वरना मैं समझूंगा कि। मैंने फौरन उसके हाथ से नोट ले लिए और गाड़ी से बाहर आ गया। एहसान ने हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश न की। वो समझ गया था कि मैं उसे अपनी मंजिल के बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने बुकिंग क्लर्क से दिल्ली की ट्रेन के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि अभी आधे घंटे के बाद एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। मैं टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। मैंने कांता को एक ऐसी जगह बिठाया जहां एक फैमिली पहले से बैठी हुई थी और खुद टहलता हुआ प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल की तरफ चला गया। वहां हिंदी और इंग्लिश के बहुत से अखबार थे। उर्दू का भी एक अखबार नजर आ रहा था। मैंने इंग्लिश के 2 अखबार खरीद लिए और वहीं खड़े होकर वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मेरी नजर एक खबर पर पड़ी। शांतिपुर में 2 गैर मुल्कियों का लर्जाखेज कत्ल। दोनों एक जॉइंट वेंचर पर हॉलैंड से इंडिया आए थे। पुलिस का ख्याल है कि कत्ल की इस वारदात में 3 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मुलव्विस हैं। हुकूमत हॉलैंड ने भारतीय हुकूमत से पुरजोर एहतजाज किया है। फिर मैंने जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ डाली, मगर उसमें कहीं मेरा नाम नहीं था। मुझे इस पर हैरत भी हुई। हुमायूं मिर्जा चाहता तो न सिर्फ मेरा नाम बल्कि तस्वीर भी अखबारात में शाया करवा देता। उसके लिए तो ये गोल्डन चांस था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मैंने घड़ी पर नजर डाली। गाड़ी आने में अब सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। मैं फिर कांता के पास आ गया। उसी वक्त ऐलान हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन आधा घंटा लेट है। मैं चिल्ला गया। मैं जितनी जल्दी वहां से निकलना चाह रहा था उतनी ही देर हो रही थी। कांता ने कहा गाड़ी तो लेट है, उस वक्त तक हम नाश्ता ही कर लें। उसकी तजवीज माकूल थी। मैंने एक स्टॉल से हलवा पूरी और कचौरियां खरीदी और कांता के पास लौट आया। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि गाड़ी आने का ऐलान हुआ। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिल्कुल रश नहीं था। हम इत्मीनान से सीट पर बैठ गए। गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तो मैंने सुकून का सांस लेकर डिब्बे का जायजा लिया। वहां मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिससे मुझे कोई खतरा महसूस होता। हमारे सामने वाली सीट पर मुख्तसर सी एक फैमिली थी, माँ बाप और एक नौजवान लड़की। दाईं तरफ 2 नौजवान थे जो शायद ICS के इम्तिहान देने जा रहे थे। उनकी बातचीत से मुझे यही अंदाजा हुआ था। उनके सामने 2 नौजवान लड़कियां थीं। वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। फिर एक शख्स डिब्बे के पिछले हिस्से से नमूदार हुआ और मेरे बराबर बैठ गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो 30-35 साल का खुश लिबास और खूबरू आदमी था। उसने बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था। हाथ में खूबसूरत सा इम्पोर्टेड ब्रीफकेस था। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। उसने भी सरसरी अंदाज में मुझे देखा। फिर अजीब से पाइप और तंबाकू का पाउच निकालकर मुझसे और सामने वाली फैमिली से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? सामने बैठे हुए साहब जी बोले, सॉरी, मेरी बेटी को धुएं से एलर्जी है, अगर आप माइंड न करें तो। वो खुश दिली से बोला, ओके ओके, मुझ में इतनी विल पावर है कि कुछ घंटे बगैर स्मोकिंग के गुजार सकूं। मैंने हंस कर तंज किया, कहा इतनी विल पावर है तो स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते? सामने वाले साहब भी जेरे लब मुस्कुरा दिए। नौजवान मुंह बनाकर बोला, आप खुद तो स्मोकिंग करते हैं मगर मुझे छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। मैं हवाना के सिगार की खुशबू बहुत दूर से महसूस कर लेता हूँ। आप तो मेरे बहुत नजदीक बैठे हुए हैं। मैंने हंसकर कहा, अगर मैं एक बुरा काम करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को भी करने दूं। नौजवान मुस्कुराया, बोला, ये जुमला और अंदाज तो मेरे डैडी का है। बस यही कहने की कसर रह गई है कि जितनी रकम स्मोकिंग में खर्च करते हो उसी रकम को अगर ग़िज़ा पर खर्च करो, दूध मक्खन और फल खाओ तो जान को भी लगे और बीमारियों से भी सेफ रहो। उसके जुमले पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। कांता भी हंसने लगी। मैंने कहा, वैसे आदमी आप दिलचस्प हैं, अपना नाम बताना पसंद करेंगे? उसने जवाब दिया, मेरा नाम खालिद है और मैं एक बिजनेस टूर के बाद वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने दानिस्ता अपना गलत नाम बताया। कहा, मैं इमरान हूँ और ये मेरी बीवी शाइस्ता है। मैंने कांता की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में खालिद हमसे खूब घुल मिल गया। वो खासा जिंदा दिल आदमी था। बात बात पर शेर और लतीफ़े सुनाना उसकी आदत थी। वो थोड़ी देर के बाद बोला, आइए इमरान साहब, हम डाइनिंग कार में चलकर स्मोकिंग करते हैं। मैंने कांता की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोली, आप लोग जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं और खालिद उठकर डाइनिंग कार में जा बैठे। उस वक्त 12 बजने वाले थे, इसलिए डाइनिंग कार में खासा रश था। खुशकिस्मती से हमें एक खाली मेज मिल गई। वहां बैठते ही खालिद ने पाइप सुलगा लिया और उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। मैंने भी सिगार सुलगा लिया और कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर बोगी का जायजा लेने लगा। उसी वक्त डाइनिंग कार का एक बैरा नाजिल हुआ। वैसे तो वहां बैठने का जवाज ही नहीं था। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। फिर खालिद पाइप सुलगा कर किसी गहरी सोच में गुम हो गया। इस दौरान में हम मजीद बेतकल्लुफ हो चुके थे। मैंने उसे टोका, कहा, बहुत संजीदा दिखाई दे रहे हो, क्या अम्मी याद आ रही हैं? वो अफसरदा हो गया, बोला, अम्मी तो हर वक्त याद आती हैं, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। मैं शर्मिंदा हो गया, कहा, सॉरी, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से। वो जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, मेरी परेशानी का सबब कुछ और है। मैंने कहा, अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो, मुमकिन है तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं।
खालिद ने कहा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, न जाने क्यों तुम पर एतमाद करने को जी जा रहा है। मैंने सिगार का कश लेते हुए कहा, तो फिर कह डालो। वो सपाट लहजे में बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मैं किसी टूर पर गया था। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर अली हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर लठ रसीद कर दिया हो। मैं कई लम्हे तक पलकें झपकाए बगैर उसे घूरता रहा। फिर सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? वो गहरा सांस लेकर बोला, हाँ, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया था। मैंने कहा, तो क्या हुमायूं मिर्जा को यकीन था कि मैं ट्रेन में सफर करूंगा? बोला, उनका अंदाजा था कि तुम प्लेन में सफर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने स्टेशन और बसों के अड्डों पर निगरानी सख्त कर दी। एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 आदमी थे। उन्होंने हमसे कहा था कि कामरान को रोकने की कोशिश न की जाए, बल्कि खामोशी से उसका पीछा किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए और फोन पर उनसे कांटेक्ट में रहा जाए। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, गाड़ी में और कितने आदमी मेरे पीछे हैं और मेरी हिफाजत की जरूरत क्यों पेश आ गई? वो बोला, तुम्हारे पीछे कम से कम 3 पार्टियां हैं, दाऊद इब्राहिम, खान साहब और हुमायूं मिर्जा। मैंने कहा, मगर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? वो बोला, तुम शुरू ही से मेरे आइडियल हो और मैंने सर्द लहजे में कहा, खत्म करो मिस्टर अली, या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है। इस किस्म की बातें पहले तुम्हारे कमिश्नर साहब भी कर चुके हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, आप यकीन करें, कमिश्नर साहब आपके दुश्मन नहीं है। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ, कहा, अगले स्टेशन पर मैं उतर रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना वरना नुकसान में रहोगे। ये कहकर मैं तेजी से अपने कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। अली मेरे पीछे लपका, बोला, मेरी बात तो सुने। फिर उसने पलटकर मेज पर बिल के लिए एक बड़ा नोट रखा और मेरे पीछे पीछे कंपार्टमेंट में आ गया। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कांता से सरगोशी में कहा, हमें अगले स्टेशन पर उतरना है, तैयार रहो। उसने भी चौंक कर सरगोशी की। क्यों? मैंने कहा, क्यों और कैसे बाद में, फिलहाल उतरने की तैयारी करो। अली आहिस्ता से बोला, मेरी बात सुने कामरान साहब। वो भी अपनी सीट पर बैठ चुका था। बोला, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितने खतरे में हैं। मैं बिफर कर बोला, अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो बोला, दाऊद इब्राहिम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया है कि आपको किसी कीमत पर दिल्ली न पहुंचने दिया जाए। मैंने कहा, और तुम्हें क्या हुक्म मिला है? ये कि कामरान को दिल्ली पहुंचाकर दम लेना। अगर दाऊद इब्राहिम के आदमी मेरे पीछे भी हैं तो तुम भला उन्हें कैसे रोकोगे? फिर बकौल तुम्हारे खान साहब के आदमी भी हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ हुक्म होगा। बेहतर यही है कि तुम इस मामले में टांग न अड़ाओ तो ही अच्छा है। अली आहिस्ते से बोला, मैं भी अकेला नहीं हूँ, 4 आदमी मेरे साथ भी हैं। मैंने कहा, अच्छा फर्ज करो मैं दिल्ली पहुंच गया, फिर तुम क्या करोगे? वो बोला, मजीद हिदायत मुझे दिल्ली पहुंचकर ही मिलेंगी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। जो कुछ अली बता रहा था अगर वो दुरुस्त था तो उस वक्त न सिर्फ मैं बल्कि कांता भी शदीद खतरे में थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर दाऊद इब्राहिम वाकई मुझे दिल्ली पहुंचने से रोक रहा है तो उसके आदमी अभी तक मुझे और कांता को गोली मार चुके होते। इसी ख्याल का इजहार मैंने अली से भी कर दिया। अली ने कहा, वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता है, कोई भी पार्टी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। मैंने अपनी बात दोहराई, कहा, अगर इतने लोग मेरे पीछे हैं तो तुम्हारे 4 आदमी क्या कर लेंगे? वो बोला, मेरा एक आदमी 10-10 पर भारी है, वो कोई आम आदमी नहीं है, पुलिस फोर्स के बेहतरीन कमांडोज हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से सोचता रहा। मुझे इस मामले में कोई और गड़बड़ महसूस हो रही थी। असल बात वो नहीं थी जो अली ने बताई थी। अगर वो मेरा ताक़ुब भी कर रहा था तो मुझसे मिल बैठने की, मेरे सामने आने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अली मुझसे ब्लफ कर रहा हो। मुझे तो इसमें भी शुबा था कि उसने मुझे अपना सही नाम बताया है और ये कि उसका ताल्लुक पुलिस से है भी या नहीं। मैं अचानक उसकी तरफ घूमा और बोला, जरा अपनी शनाख्त तो करवाओ। वो एकदम गड़बड़ा गया। बोला, मैं बता तो चुका हूं कि मैंने सर्द लहजे में कहा, वो सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट है, मुझे कोई प्रूफ चाहिए। उसने आहिस्ता से कहा, सॉरी, मैं इस वक्त कोई प्रूफ नहीं दे सकता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कहा, कोई तो प्रूफ होगा तुम्हारे पास, कोई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपने डिपार्टमेंट का कार्ड, पासपोर्ट या रिवॉल्वर लाइसेंस। वो बदले हुए लहजे में बोला, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो। मैं खामोश हो गया, मगर अब मैं उसकी तरफ से बहुत मोहतात हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि उसका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, वरना वो फौरन सबूत पेश कर देता। मैं इस सूरत हाल में सिवाय मोहतात रहने के कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तो जो कुछ होता दिल्ली पहुंच कर ही होता, बशर्ते कि वो मरदूद हमें दिल्ली तक पहुंचने दे। ट्रेन के डिब्बे में अगर वो अकेला होता तो मैं अब तक उससे निमट चुका होता, मगर उस वक्त डिब्बे में बहुत से लोग मौजूद थे। इतने लोगों की मौजूदगी में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मैं खामोश बैठा बेबसी से होंठ काटता रहा। कांता ने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है कामरान, बहुत परेशान लग रहे हो? मैंने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में उसे अली के बारे में बताया। कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मरदूद से कैसे पीछा छुड़वाऊं।
कांता ने कहा, परेशान होने से क्या फायदा, जब ये कुछ करेगा तो देखा जाएगा, हमें पहल करने की क्या जरूरत है। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। गाड़ी मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती हुई अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती रही। फिर मुझे ख्याल आया कि काफी देर से कांता ने कुछ नहीं खाया। मुझे अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं खुद तो डाइनिंग कार में जाकर खा आया था। मैंने एक स्टेशन से कांता के लिए पूरियां, कचौरियां और आलू की भाजी ले ली, क्योंकि उस वक्त वहां और कुछ मयस्सर भी नहीं था। कांता के इसरार पर मैं भी खाने में शरीक हो गया। अगले स्टेशन पर मेरी दाईं तरफ बैठी हुई 2 नौजवान खवातीन उतर गईं। सीटें खाली हो गई तो मैंने अली से कहा, तुम जरा उस सीट पर चले जाओ, मेरी बीवी बैठे बैठे थक गई है, मैं चाहता हूं कि वो कुछ रिलैक्स हो जाए। उसने खुश दिली से कहा, श्योर। वो अपना ब्रीफकेस उठाकर दूसरी सीट पर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कांता से सरगोशी में कहा, मेरे जहन में एक तजवीज है, दिल्ली पहुंचकर तुम मुझसे अलग हो जाना। कांता चौंक कर बोली, क्या? मैंने कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। उन लोगों की तवज्जो मुझ पर होगी। तुम स्टेशन की भीड़ में आसानी से गायब हो जाओगी। तुम वहां से सीधी होटल ताज जाकर एक कमरा बुक कर लेना। मैं बस वहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैं वहां ना पहुंचूं तो तुम्हें मालूम है कि तैमूर और वो कब और कहां मिलेंगे। फिर वो चीजें तैमूर के हवाले कर देना। कांता ने कुछ कहना चाहा, और तुम? मैंने जल्दी से कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं होटल जरूर पहुंचूंगा, मगर हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। अब अपना चेहरा ठीक करो और जरा मुस्कुराओ। शाबाश। कांता एकदम मुस्कुराने लगी, मगर उसके साथ ही उसके आंसू भी बहने लगे, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 8 बज रहे थे। गाड़ी अगर बिल्कुल सही वक्त पर दिल्ली पहुंचती तब भी 2 घंटे लगते। मैंने इसरार करके कांता को लिटा दिया। मेरी कोशिश थी कि 1 आध घंटे की नींद ले ले ताकि दिल्ली पहुंचकर ताज़ादम हो। मैं जानता था कि इन हालात में वो शायद ही सो सके, मगर लेटकर कुछ आराम तो कर ही सकती थी। कांता 10 मिनट के बाद ही उठकर बैठ गई। बोली, मुझे वहशत सी हो रही है कामरान, मैं अकेली ये सब कुछ कैसे करूंगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, घबराओ मत, मैं होटल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इन लोगों से पीछा छुड़ाने में। फिर मैं इधर उधर की बातें करके उसका दिल बहलाता रहा। मैंने उसे बताया कि यहाँ से फारिग होकर हम यूरोप की सैर करेंगे, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, इटली के तारीखी मकामात और ख़ास तौर पर वहाँ के बुलंदोबाला पहाड़ देखेंगे। वो बच्चों की तरह हंसी बोली, पहाड़ देखने तुम इटली जाओगे? लोग तो पहाड़ देखने यहाँ आते हैं। मैंने हंसकर कहा, चलो फिर नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। मेरी बातों से कांता खासी हद तक नॉर्मल हो गई। गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो रही थी। दिल्ली का स्टेशन आने वाला था। मैंने अचानक उससे पूछा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? बोली, हाँ, मेरे पास पर्स में मौजूद है। मैंने कहा, कोई खतरा महसूस करो तो बेधड़क गोली मार देना। अब तुम तैयार हो जाओ, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही गाड़ी दिल्ली के पुररौनक प्लेटफॉर्म पर एक झटके से रुक गई। मैंने अपना और कांता का सूटकेस उठा लिया। अली भी अपना ब्रीफकेस लेकर हमारे नजदीक आ गया। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछा, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उसने कहा, वो सब दूसरे डिब्बे में हैं, दूर से ही हमारी निगरानी करेंगे। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो अली मेरे साथ साथ था। कांता हमसे 2 कदम पीछे थी। वो जानबूझकर सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैंने अली से पूछा, यहाँ कहीं टेलीफोन तो होगा? मैं जानबूझकर उसे बातों में लगाना चाहता था ताकि वो कांता की तरफ तवज्जो न दे। अली ने कहा, हाँ, एक पब्लिक फोन मौजूद है। मैंने इस दौरान में देख लिया था कि कांता दाईं तरफ मुड़कर नजरों से ओझल हो चुकी है। मैंने कहा, मैं एक फोन करूंगा। अली ने कहा, आओ मेरे साथ। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या ये जरूरी है कि तुम मेरे साथ चिपके रहो? तुम्हारा काम खत्म हो गया तो मेरा पीछा छोड़ दो। उसने मक्कारी से कहा, अब तो मेरा काम शुरू हुआ है, खामोशी से चलते रहो। मेरी जेब में रिवॉल्वर है और उसका रुख तुम्हारी तरफ है। मैं जेब में से भी फायर कर सकता हूँ। मैं रुक गया, कहा, मगर तुम चाहते क्या हो? अली गुर्राया, बोला, मैंने कहा है कि चलते रहो। मैंने झुंझला कर कहा, अपनी बीवी को यहीं छोड़ दूं? फिर मैंने चौंकने की अदाकारी की, अरे वो कहाँ रह गई? अली ने भी चौंक कर पीछे देखा, फिर गुर्रा कर बोला, उसकी फिक्र मत करो, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो गुम जाएगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। मैंने भी झुंझलाहट का मुजाहरा किया, कहा, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अली बिफर कर बोला, मैं कह रहा हूँ कि चलते रहो वरना गोली मार दूंगा। उसका लहजा खोखला था। मैंने इत्मीनान से कहा, मार दो, और मैंने दोनों सूटकेस जमीन पर रख दिए। वो बोला, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे भी साथ ले जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। उसे शायद हिदायत की गई थी कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए, वरना अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। वो बेचैनी से पहलू बदल रहा था और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। इसी हालत में 10 मिनट गुजर गए। जब मुझे यकीन हो गया कि कांता अब तक टैक्सी में सवार हो चुकी होगी तो मैंने फिर सूटकेस उठा लिए और आगे बढ़ते हुए कहा, अगर कांता मुझे न मिली तो मैं तुम सबको जहन्नम रसीद कर दूंगा।